10वीं बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 10 के विज्ञान का एक मॉडल पेपर आपके सामने है। ये मॉडल पेपर बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। तो इस प्रकार का जो आपका जो पूरा पेपर है 2024 का साइंस का पेपर आपके आने वाला है। तो विज्ञान का जो पेपर होगा वो इसी पैटर्न पर पूरा आधारित होगा। तो इस मॉडल पेपर को आप जरूर से अच्छे से सॉल्व करना। साथ ही इसके बाद में आपको यहाँ पर जो आपकी संजीव डेस्क वर्क हैं, इसके अलावा एक्सीलेंट की जो डेस्क वर्क है, उन सभी का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे करवाया जाएगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पीडीएफ के लिए आप जो हमारा ऐप है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। साथ ही ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज भी कर सकते हैं और अपना जो 10वीं का व्हाट्सअप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और बोर्ड परीक्षा के लिए अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो उसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर जारी किया गया है उसको हम इसमें सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका बोर्ड के द्वारा जो जारी पेपर है वो है 3.25 घंटे का समय मिलेगा और 80 नंबर का आपके पेपर आएगा। सबसे पहले आपके सेक्शन ए में जो नया सिलेबस है उसके अनुसार सेक्शन ए में खंड अ में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस 15 क्वेश्चन अबसद वाले होंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आपको ये 15 क्वेश्चन अबसद वाले हैं। इन सभी के केवल आपको अबसद जो सही उत्तर है वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है, संकुचन के समय हृदय के अंदर रक्त के पश्च प्रवाह को रोकता है। कौन रोकता है? तो ये रोकता है वाल्व। वाल्व जो होता है वो संकुचन के समय हृदय के अंदर रक्त के पश्च प्रवाह को रोकता है। दूसरा क्वेश्चन है कि एक न्यूरॉन में विद्युतीय संकेतों का रासायनिक परिवर्तन, संकेतों में परिवर्तन कहाँ पर होता है? तो एक न्यूरॉन में विद्युतीय संकेतों का रासायनिक संकेतों में परिवर्तन ये तंत्रिकाक्ष पर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव में मस्तिष्क का कार्य क्या है? सोचना भी है, संतुलन बनाना भी है और हृदय स्पंदन करना भी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कैपिटल आर और कैपिटल वाई और कैपिटल वाई जीनिस रचना का बाह्य लक्षण क्या होगा? तो आर का मतलब राउंड है इसमें और वाई का मतलब इसमें येलो है, तो गोल और पीला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, आपतन कोण का मान होता है तो वो परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। इनकी जितना मान परावर्तन कोण का होता है उतना ही मान आपतन कोण का होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बाह्य आघातों से आँख की सुरक्षा करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके श्वेत पटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर 1 जूल कार्य करना पड़ता है तब दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा? तो ये एक दे रखा है इसका उत्तर। तो विभवांतर जो होगा वो भी आपके 1 वोल्ट ही होगा। इसका उत्तर होगा आपके 1 वोल्ट। फिर क्वेश्चन है 8वां, चालक तार का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो देखो, चालक तार की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये इन दोनों पे निर्भर करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त दोनों पर। नेक्स्ट है, वातावरण में लोहे के ऊपर भूरी परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? तो इसको कहा जाता है संक्षारण। नेक्स्ट है, ट्वाइस CH3COOH एसिटिक अम्ल है और ये सोडियम कार्बोनेट है। इन दोनों की विक्रिया करवाएंगे तो सोडियम एसीटेट बनेगा ये, और जल और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होगी। तो ये अभिक्रिया में जो आपको यौगिक ए है यहाँ पे ये बताना है। तो ये बताना आपको सोडियम एसीटेट। तो ट्वाइस CH3COONA हो जाएगा इसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें धातुएं संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसका निर्माण करती हैं? तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन का निर्माण करती हैं। तो इसमें आपको लिखना है धनायन। नेक्स्ट है, O3 किसका रासायनिक प्रतीक है? तो O3 जो है वो आपकी ओजोन का प्रतीक है। उत्तर लिखेंगे इसमें ओजोन। दांतों का दंतक्षय pH मान कितने होने पर शुरू हो जाता है? तो 5.5 से कम होने पर pH मान कम होगा तो उसका दंतक्षय शुरू हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, पुष्प में नर जनन भाग का नाम क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके पुंकेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाया जाता है तो ये नर्म लोहे से बनाया जाता है। नर्म लोहे से, सॉफ्ट आयरन से बनाया जाता है। कक्षा 10 के जो सभी विषय हैं उनके मॉडल पेपर आपको ऐप पर मिल जाएंगे। ऐप को डाउनलोड कर लेना और आपके जो डेस्क वर्क वगैरह हैं सभी संजीव एक्सेलेंट उनकी भी PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपको रिक्त स्थानों के 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये 7 क्वेश्चन के आंसर इसमें देख लेते हैं। दूसरे का पहला है आपके, लार में पाया जाने वाला एंजाइम को कहते हैं। तो ये
एमिलेज होता है, इसको टाइलिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रकृति में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है, तो यह फ्लोरीन। मादा में अंडाशयों की संख्या कितनी होती है, तो मादा में अंडाशयों की जो संख्या होती है वो 1 जोड़ी होती है। नल के जल का पीएच मान कितना होता है, तो ये आपकी 6.5 से लगाकर 8.5 तक होता है। अम्लीय भी हो सकता है और क्षारीय भी हो सकता है। जल का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.33 जल का अपवर्तनांक होता है। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, ये मात्रकहीन होता है। वोल्ट मीटर को सदैव परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो वोल्ट मीटर को सदैव पार्श्व क्रम में, जिसको हम समांतर क्रम कहते हैं, तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यहाँ लिखना आपको समांतर क्रम। अगला क्वेश्चन है, सभी हरे पौधे और नीलहरित शैवाल जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है उनको क्या कहते हैं, उनको स्वपोषी पादप कहते हैं। तो ये 7 अवशद आएंगे, ये 15 अवशद आएंगे और 7 रिक्त स्थान। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें आपको प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर है वो आपको या तो एक शब्द में देना है या फिर एक पंक्ति में लिखना है। तो तीसरे का पहला क्वेश्चन है, दही में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम लिखिए। तो दही में जो रासायनिक अम्ल होता है उसका रासायनिक नाम है लैक्टिक अम्ल। तो इसका उत्तर लिखेंगे लैक्टिक अम्ल। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों के युग्म के संयोजन से बनने वाले स्थिर द्विआधारी यौगिक के सूत्र को लीजिए। तो ये बनेगा आपकी MgCl2। Mg मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, तो ये MgCl2 इसका उत्तर होगा। फिर आपके अगला प्रश्न ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि हीरा विद्युत का चालन नहीं करता है, क्यों। तो हीरा विद्युत का चालन क्यों नहीं करता है, तो एक तो हीरे में कार्बन परमाणु सहसंयोजी आबंध पाया जाता है और ये त्रिआयामी संरचना बनाते हैं, इसलिए ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, तो उसको तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। प्लाज्मोडियम में जनन किस विधि के द्वारा होता है, तो प्लाज्मोडियम में बहुखंडन के द्वारा जनन होता है। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है, तो वक्रता जो गोली दर्पण होता है उसके लिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी से 2 गुनी होती है, यानी कि जो कैपिटल R होता है वो 2f के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य अक्ष को परिभाषित कीजिए। तो गोली दर्पण और ध्रुव, गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली जो सीधी रेखा होती है इसको मुख्य अक्ष कहा जाता है। ये गोली दर्पण होता है और इसका ये ध्रुव होता है और ये इसका वक्रता त्रिज्या, ये यहाँ पे R है। तो कैपिटल R और ये कैपिटल P को मिलाने वाली जो सीधी रेखा है इसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या कारण है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो देखो, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। यदि वे ऐसा करें तो इसका यह अर्थ होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर एक दिक्सूची को रखने पर उसकी सुई 2 दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो कि बिल्कुल संभव नहीं है, ये असंभव घटना है। 10वां प्रश्न है, पर्यावरण के विघटन करने वाले जीवों की भूमिका को लिखो। तो अपघटक जो होते हैं वो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं, जो मृदा में चले जाते हैं और पौधों को पुनः उपयोग में लाए जाते हैं। तो ये 10 क्वेश्चन आपके 1 लाइनर आएंगे, 7 रिक्त स्थान आएंगे और 15 ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो साइंस में कुल मिला के ये 1-1 नंबर के ये क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 32 क्वेश्चन 32 नंबर के 1-1 नंबर के होंगे, जो कि यहाँ से पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है फिर ये चौथा, एक यौगिक X और एल्यूमिनियम का उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। यौगिक X को पहचानिए, अभिक्रिया का नाम लिखिए और इसकी अभिक्रिया भी लिखिए। तो वो यौगिक क्या है जिसका एल्यूमिनियम के साथ उपयोग करके रेल की पटरियों को जोड़ने में किया जाता है। तो वह यौगिक जो है X वो फेरिक ऑक्साइड होगा Fe2O3। Fe2O3 और एल्यूमिनियम की अभिक्रिया करेंगे तो ये अपचयन करके ऑक्सीकरण करके ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा और फेरस का इसमें अपचयन हो जाएगा। तो इस यौगिक का जो नाम है वो है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। यह अभिक्रिया का नाम क्या है, तो इसको थर्मिट अभिक्रिया कहा जाता है। इसकी अभिक्रिया क्या होगी, तो इसकी रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार से है। फेरिक ऑक्साइड की अभिक्रिया हम एल्यूमिनियम के साथ में करवाएंगे तो इसमें फेरस अलग निकल जाएगा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा और उष्मा निकलेगी। ये फेरस जो है वो आपके द्रव अवस्था में होता है और ये बाकी जो है उसका एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपके ठोस अवस्था में प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकृत गंधिता को समझाइए। तो जब वसायुक्त अथवा तेल खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखी रह जाती है तो ये उपचित होकर
अपना स्वाद और गंध को खो देती हैं और ये विकृत गंधी हो जाती हैं। इसी घटना को जो विकृत गंधिता कहा जाता है। छठा क्वेश्चन है 4 प्रक्रियात्मक समूहों के नाम बताना है। तो इसमें एक तो आपको कीटोन लिखना है, एक कार्बोक्सिल अम्ल लिखना है, एक एल्डिहाइड लिखना है और एक एल्कोहल लिखना है। इनके जो संरचना सूत्र हैं वो भी आपके सामने इस प्रकार से इनको बना लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां है मेथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा का सेवन भी घातक हो सकता है, इसकी टिप्पणी लिखनी है। तो यकृत में मेथेनॉल ऑक्सीकृत होकर मेथेनेल बन जाता है। मेथेनेल यकृत की कोशिकाओं के घटकों के साथ में शीघ्र अभिक्रिया करने लगता है, जिससे क्या होता है कि प्रोटोप्लाज्म स्कंदित हो जाता है और मेथेनेल नेत्र की तंत्रिका को भी प्रभावित करता है, जिससे व्यक्ति अंधा हो सकता है। 8वां प्रश्न है पौधे के शरीर के में पोषण कैसे होता है समझाना है। तो पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है इसको क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं। इसकी जो अभिक्रिया है वो इस प्रकार से होती है। प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित की सहायता से अभिक्रिया करेंगे और ये एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। जैसे कि ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल बनता है, जो इस प्रकार से आपका रासायनिक समीकरण बनता है। ये समीकरण मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार पूछी जाती हैं। पौधे कार्बोहाइड्रेट का उपयोग कर जैव प्रक्रम हेतु ऊर्जा प्राप्त करते हैं और अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट को मंड के रूप में संचित करने का कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सामान्य वृद्धि और लैंगिक परिपक्वता एक दूसरे से किस प्रकार से अलग है, इनमें अंतर बताना है। तो सामान्य वृद्धि और लैंगिक परिपक्वता, देखो सामान्य जो वृद्धि होती है वो जन्म के समय से ही प्रारंभ हो जाती है, जबकि लैंगिक परिपक्वता जो होती है वो यौवनारंभ के समय में शुरू होती है, किशोरावस्था से ये प्रारंभ होती हैं। सामान्य वृद्धि में शरीर की लंबाई, भार, आकार और आकृति में परिवर्तन आ जाता है, जबकि लैंगिक परिपक्वता में शारीरिक परिवर्तनों के साथ साथ संवेदनाओं में भी परिवर्तन होने लगता है। लड़के और लड़कियों में सामान्य वृद्धि समान प्रकार से होती है, जबकि लैंगिक परिपक्वता में कुछ परिवर्तन लड़के एवं लड़कियों में समान होते हैं, जबकि कुछ परिवर्तन दोनों में भिन्न होते हैं। जैसे दाढ़ी मूंछ का आना और आवाज़ में भिन्नता का होना, ये दोनों ही अलग अलग प्रकार की लैंगिक परिपक्वता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपको इसमें मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। तो ये इस प्रकार का जो चित्र है वो आपको मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बना लेना है। क्वेश्चन नंबर है 11। अच्छा, एक पूरी एनसीईआरटी आपकी जो किताब है इनमें से कौन कौन से जो चित्र इंपॉर्टेंट है उसका मैंने पूरा एक वीडियो बना रखा है, तो वो भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन से चित्र आपके इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि जब प्रकाश की किरणें तिरछी आपतन के साथ प्रवेश करती हैं तो उनका मार्ग दर्शाते हुए एक किरण आरेख बनाना है, यानी कि इसमें आपको अपवर्तन की घटना को दर्शाना है। जब आपतित किरण हवा से पानी में प्रवेश करती हैं तो उसका मार्ग निम्न प्रकार से होता है। ये हवा जो है, वायु जो है वो विरल माध्यम है और पानी जो है वो आपके सघन माध्यम है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती हैं और इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। तो विचलित होगी या तो वो अभिलंब के पास में आएगी या वो अभिलंब से दूर हटेगी। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती हैं, और इसका उल्टा हो जाए कि विरल माध्यम से ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाती हैं। तो अभी ये सघन माध्यम में जा रही है विरल माध्यम से, तो वायु से पानी में जाएगी तो इसकी जो प्रकाश की किरण है वो अपने पथ से अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। ये जो घटना है वो प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और अपवर्तन के बाद जो जाएगी किरण उसको अपवर्तित किरण कहा जाता है। ये काल्पनिक 90 डिग्री का कोण होता है, इसको हम अभिलंब कहते हैं। ये वायु विरल माध्यम में और पानी इसमें सघन माध्यम में। क्वेश्चन नंबर 12 है दर्पण, उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की स्थिति क्या होती है। तो उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उनकी दो स्थिति आपके सामने है। एक तो जब वस्तु अनंत पे हो, जब भी वस्तु अनंत पे होगी तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा फोकस पर दर्पण के पीछे बनेगा। सेकंड वाला है कि अनंत और दर्पण के जो ध्रुव है उसके बीच में होगा तो प्रतिबिंब हमेशा ध्रुव और फोकस के बीच में दर्पण के पीछे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में एक तो आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। दूसरा ये काल्पनिक रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। तीसरा ये कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती हैं। और चौथा है कि इन रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती हैं। और पांचवा ये कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होती हैं।
फिर एक क्वेश्चन नंबर 14 कि लघुपतन से आप क्या समझते हैं। लघुपतन जिसको हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं, तो जब विद्युतमय और उदासीन तार आपस में संपर्क में आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में विद्युत परिपथ का जो प्रतिरोध है वो शून्य हो जाता है और उसमें अत्यधिक धारा प्रवाहित होने लगती हैं। इसको लघुपतन कहा जाता है। यानी कि उसमें जो ब्रेकर है वो ब्रेकर का मान 0 हो जाता है, प्रतिरोध 0 हो जाएगा, तो उसमें विद्युत धारा का मान अत्यधिक बढ़ जाता है। इसके कारण शॉर्ट सर्किट हो जाता है, इनकी लघुपतन हो जाता है। अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विद्युत उपकरण बहुत गर्म हो जाते हैं, जिससे कि उनमें आग लग सकती हैं या पूरे परिपथ को आग लग सकती हैं, जो कि एक भयंकर दुर्घटना का रूप भी ले सकती हैं। तो इसको दूर करने के लिए फ्यूज़ तार का उपयोग किया जाता है या आजकल MBC का प्रयोग किया जाता है। फ्यूज़ तार की जगह पर आजकल MBC का प्रयोग किया जाता है। 15वां क्वेश्चन है, दैनिक जीवन में कोई 4 गतिविधियाँ सुझाइए जो पर्यावरण की अनुकूलित हो। तो पहला तो ये है कि प्लास्टिक की थैलियों के स्थान पर कपड़े, कागज़, जूट के थैलों का उपयोग करना चाहिए। दूसरा ये कि आने जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। कम दूरी पर पैदल या फिर साइकिल का उपयोग करना चाहिए। तीसरा ये है कि उपयोग में न होने पर लाइट और पंखे बंद करना चाहिए। चौथा, जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण कचरे को अलग अलग डिब्बों में संग्रहित करना चाहिए। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 से लगा के 15 तक के जो क्वेश्चन है वो आपके 2-2 नंबर के सारे क्वेश्चन होंगे। इसमें आपको 4 से 15 तक आपको विकल्प नहीं मिलेंगे, लेकिन इसके आगे के जो क्वेश्चन होंगे खंड स में, उनमें आपको विकल्प दिया जाएगा। फिर खंड स में आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन है, जिसमें आपको 2 में से कोई एक करना है। अथवा से पहले वाला करें या फिर अथवा के बाद वाला, लेकिन शर्त यह है कि या तो सारे क्वेश्चन अथवा से पहले वाले करेंगे या सारे क्वेश्चन अथवा के बाद वाले करेंगे। तो 16वें में आपको पहला दे रखा है कि जिंक धातु को कॉपर सल्फेट के घोल में मिलाएंगे तो क्या होगा। तो जब भी जिंक धातु को कॉपर सल्फेट के घोल में मिलाया जाएगा तो जिंक धातु को नीले रंग के कॉपर सल्फेट विलयन में मिलाने पर अधिक अभिक्रियाशील जो जिंक धातु हैं वो कम क्रियाशील कॉपर धातु को लवण में से कॉपर को विस्थापित कर देता है, जिससे कि जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है वो जिंक सल्फेट के कारण रंगहीन हो जाता है। ये अभिक्रिया है हमारे यहाँ पे, इसको विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जिंक और कॉपर सल्फेट अभिक्रिया करेंगे तो कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है वो फिर जो इसमें रंगहीन हो जाता है, क्योंकि जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर विस्थापित हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक धातु मिलाई जाती हैं, यानी कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब होता है H2SO4। ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसको अम्लों का राजा कहा जाता है। एक अम्ल राज होता है जो कि अलग है, अम्ल राज जिसको हिंदी में अम्ल राज कहते हैं, अंग्रेजी में इसका नाम होता है एक्वा रेजिया, जिसमें 2 अम्लों को 1:3 में मिलाया जाता है। तो वो अनुपात क्या है, ये कौन कौन से अम्ल होते हैं, इसका उत्तर कमेंट करके बता सकते हैं। तो अम्ल राज में कौन कौन से अम्ल होते हैं, इनका नाम कमेंट करके बताना है। तो दूसरा इसमें कि जिंक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक धातु मिलाई जाती है। तो इससे क्या होगा कि जब भी जिंक धातु को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाएंगे तो जिंक हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण इस अम्ल में विस्थापित कर देता है और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। तो जिंक ये हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा और जिंक सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन अलग से विस्थापित हो जाएगी या बाहर निकल जाएगी। और हाइड्रोजन एक दहनशील गैस है और पॉपिंग साउंड के साथ में ये फट की आवाज़ के साथ में जलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अथवा वाला है, इसमें आपको एक एक उदाहरण देकर समझाना है कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है और वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो ये जो अपन ने दोनों ही उदाहरण पढ़े वो विस्थापन अभिक्रिया के ही उदाहरण है। तो सबसे पहले हम संयोजन अभिक्रिया को देख लेते हैं। संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ अभिकारक मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कोयले का दहन, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो ये संयोजन 2 अलग अलग उत्पाद ये अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, इसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। फिर इसके बाद में है विस्थापन अभिक्रिया। जब कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व दूसरे कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो उसको इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने ऊपर देखा ये जो जिंक और कॉपर सल्फेट की हमने अभिक्रिया करवाई थी, तो कॉपर को ये जिंक विस्थापित कर देता है तो कॉपर अलग निकल जाता है और जिंक इस कॉपर सल्फेट के साथ में मिल जाता है। तो जिंक ये सल्फेट के साथ में मिलकर जिंक सल्फेट बना लेगा और इसमें से कॉपर अलग निकल जाता है। तो इसमें
जो अधिक क्रियाशील धातु हैं, ये जिंक, ये इस कॉपर को विस्थापित कर देता है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। 17वां क्वेश्चन है, पादप हार्मोन से आप क्या समझते हैं? किन्हीं दो पादप हार्मोनों के नाम और एक कार्य लिखना है। तो पादप हार्मोन क्या होता है? पौधों में उत्पन्न विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ जो पौधों की वृद्धि, विकास और अनुक्रियाओं के नियमन करते हैं, पादप हार्मोन कहलाते हैं। ये वृद्धि नियामक हार्मोन भी कहलाते हैं। पादप हार्मोन के नाम और उनके कार्य निम्न प्रकार से हैं। दो हार्मोन के नाम दे रखे, एक तो ऑक्सिन हार्मोन है, दूसरा हमारा जिब्रेलिन हार्मोन है। ऑक्सिन हार्मोन यह वृद्धि हार्मोन है जो कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। दूसरा है हमारा जिब्रेलिन हार्मोन, यह भी वृद्धि हार्मोन है, ये तनों की लंबाई में वृद्धि करने का कार्य करता है। या फिर इसके अथवा में आपको एक क्वेश्चन और दे रखा है कि मानव के अग्र मस्तिष्क के विभिन्न भागों के नाम लिखिए और उनका कार्य भी बताना है। तो अग्र मस्तिष्क के कौन कौन से भाग होते हैं? इसमें एक तो प्रमस्तिष्क होता है। प्रमस्तिष्क शरीर में मोटर की गतिविधि को नियंत्रित करने का कार्य और प्रेरित करता है, जो कि शरीर की गतिविधि के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा दूसरा आपके डाईएनसेफेलॉन, यह एक तंत्रिका तंत्र से संकेत प्राप्त करता है और संकेतों की ये व्याख्या करता है। इसके बाद में आपके क्वेश्चन नंबर अगला है 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, मेंडल के द्विसंकरण के नियम को समझाइए। तो दो विकल्पी जोड़े अर्थात दो अलग अलग लक्षणों की वंशागति के अध्ययन हेतु मेंडल ने द्विसंकर संकरण का प्रयोग किया था। इस प्रयोग में मेंडल ने दो लक्षण वाले, जिसमें बीज का रंग और बीज की आकृति का चयन करके उसमें प्रभावी जो लक्षण थे जैसे गोल और पीले बीज और अप्रभावी लक्षण जो जूरीदार हरे बीज जनकों के मध्य क्रॉस करवाया, और जिससे कि प्राप्त F1 पीढ़ी के पौधों में केवल प्रभावी लक्षण प्रकट हुए। तो F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण से प्राप्त F2 पीढ़ी के पौधों में लक्षणों का जो परीक्षण ज्ञात हुआ कि इस पीढ़ी में कुछ पौधों के लक्षण जनकी संयोजन गोल पीले बीज जूरीदार हरे बीज तथा कुछ पौधे अजनकी संयोजन जैसे गोल हरे बीज व जूरीदार पीले बीज प्रकट हुए। इसी प्रयोग के आधार पर प्राप्त जो परिणाम हैं, इनके आधार पर मेंडल ने यह निष्कर्ष निकाला कि F2 पीढ़ी में जनकीय लक्षणों के साथ अजनकीय लक्षणों का प्रकट होना इस बात की ओर इशारा करता है कि एक लक्षण के एक कारक दूसरे लक्षणों के कारकों की वंशागति को प्रभावित नहीं करते हैं, जबकि लक्षणों की वंशागति एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। कालांतर में इसी निष्कर्ष से स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम प्रतिपादित किया था। या फिर इसके अथवा में दे रखा है, मेंडल द्वारा प्रतिपादित पृथक्करण के नियम को समझाइए। तो पृथक्करण का नियम है वो भी देख लेते हैं। पृथक्करण का नियम है कि इस नियम के अनुसार जब दो विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध नस्ल के एक ही पौधे जाति के दो पौधों या जनकों के बीच में संकरण कराया जाता है तो उसकी F1 पीढ़ी में संकर पौधे प्राप्त होते हैं और सिर्फ प्रभावी लक्षण ही प्रकट करते हैं, किंतु इसकी दूसरी पीढ़ी F2 के पौधों में परस्पर विपरीत लक्षणों को एक निश्चित अनुपात में 1:2:1 में पृथक्करण हो जाता है, क्योंकि प्रथम पीढ़ी के साथ साथ रहने पर भी गुणों का आपस में मिश्रण नहीं होता है और युग्मक निर्माण के समय गुण पृथक हो जाते हैं और युग्मकों की शुद्धता भी बनी रहती है, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। यह नियम एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। 19वां क्वेश्चन है, एक स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? और इसका दूसरा है, हमें वर्षा के बाद ही आकाश में इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है? दोनों के उत्तर देख लेते हैं इसमें कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो वायुमंडल में वायु के अणु और अन्य सूक्ष्म कणों का साइज दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के प्रकाश की अपेक्षा नीले रंग की ओर कम तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश की ओर प्रकटित होने में अधिक प्रभावी है। तो लाल रंग का जो प्रकाश की जो तरंगदैर्ध्य है वो नीले रंग के प्रकाश की अपेक्षा लगभग 1.8 गुनी है। अतः जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग का अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं। प्रकीर्णित हुआ जो यह नीला प्रकाश है वो हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है, इसी कारण हमें स्वच्छ आकाश का जो रंग है वो नीला दिखाई देता है। दूसरा प्रश्न ये था कि वर्षा के बाद में ही हमें इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है? इंद्रधनुष वर्षा के बाद ही दिखाई देता है क्योंकि वर्षा जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे प्रिज्मों की भांति कार्य करती हैं। सूर्य के आपतित प्रकाश को जब ये बूंदें अपवर्तित और विक्षेपित करती हैं तो बाद में इसमें आंतरिक परिवर्तन होता है और इसके कारण जल की बूंदें बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती हैं।
तो प्रकाश के इस प्रक्षेपण और आंतरिक परावर्तन के कारण इंद्रधनुष दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इसका अगला है कि टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, और दूसरा है इसके अथवा में कि तारे टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते हैं, समझाइए। तो टिंडल प्रभाव क्या है, तो पृथ्वी का वायुमंडल सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है। इन कणों में धुआं, जल की सूक्ष्म बूंदें, धूल के निलंबित कण, वायु के अणु सम्मिलित हैं। जब कोई प्रकाश किरण पुंज ऐसे महीन कणों से टकराता है तो उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। इन कणों से विसरित प्रकाश परावर्तित होकर हमारे पास पहुंचता है और कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को ही टिंडल प्रभाव कहा जाता है। तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं, तो तारों का टिमटिमाना, तारों से आने वाला प्रकाश हमारी आंख तक पहुंचने में से पहले वायुमंडल की विभिन्न परतों से गुजरता है। इन परतों का घनत्व ताप परिवर्तन के कारण अनियमित रूप से बदलता रहता है, जिस कारण इनका अपवर्तनांक भी बार बार बदलता रहता है। अपवर्तनांक परिवर्तन के कारण तारों से आने वाली प्रकाश की किरणें लगातार अपना मार्ग बदलती रहती हैं। हमारी आंख तक पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा भी बदलती रहती है, जिस कारण से तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो ये था आपके खंड स, जिसमें आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन। अब खंड द है, जिसमें आपके 4-4 नंबर के क्वेश्चन होंगे। इसमें भी आपको अथवा में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो 20वां प्रश्न आपके अथवा वाले होगा ये, और 4 नंबर का है। 20वें में 2 क्वेश्चन है। अम्ल किसे कहते हैं, एक तो अम्ल की परिभाषा देनी, और दूसरा है कि क्या होता है कि जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है। तो अम्ल किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं, जैसे नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। दूसरा है क्या होता है जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है, तो जब कोई अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोजन गैस में विस्थापित कर देती हैं और एक यौगिक बनाती हैं, जिसको हम लवण कहते हैं। अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया को इस प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं, अम्ल प्लस धातु ये लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए जब हम जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में करवाते हैं तो इससे एक तो जिंक सल्फेट बनता है और एक हाइड्रोजन गैस बनती है। तो ये जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया करेंगे तो जिंक इसको विस्थापित कर देगा हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन बाहर निकलेगी और ये जिंक सल्फेट लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनती है। दूसरा प्रश्न इसके अथवा में है कि अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, और विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखते हुए कोई 3 उपयोग लिखने हैं। तो अधात्विक ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, जबकि धात्विक ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, CaOCl2 होता है। जो विरंजक चूर्ण है ये इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, तो एक तो वस्त्र उद्योग में, जहाँ पे सूती वस्त्र और लिनेन का उपयोग विरंजन में और कागज़ की फैक्ट्री में किया जाता है। साथ ही लकड़ी का जो मज्जा और इसको लॉन्ड्री को साफ़ करने में कपड़ों की विरंजन में उपयोग होता है। साथ ही कई रासायनिक उद्योगों में इसका उपचाय के रूप में उपयोग किया जाता है। पीने के जल को जीवाणु मुक्त करने में भी जीवाणुनाशक के रूप में विरंजक चूर्ण का ही प्रयोग किया जाता है। इसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, जिसमें आपको अमीबा में पोषण विधि का सचित्र वर्णन करना है। यह इसके अथवा में आपको दे रखा है 2 क्वेश्चन। आमाशय में कौन सा अम्ल निकलता है और आमाशय में अम्ल के 2 कार्य लिखिए। क्या होगा यदि आमाशय में श्लेष्मा का स्राव नहीं होगा, समझाना है। तो अमीबा में आमाशय, अमीबा में पोषण, अमीबा कोशिकी सतह से अंगुली जैसी अस्थायी प्रवर्ध, जिसको हम कूटपाद कहते हैं, इसकी मदद से भोजन ग्रहण करता है और ये प्रवर्ध भोजन के कणों को घेर लेते हैं और संगठित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है और ये कोशिका द्रव्य में विसरित हो जाते हैं। बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है और शरीर के बाहर निष्कासित कर देता है। तो ये इसका जो नामांकित चित्र है वो आपको यहाँ पे अमीबा का बना लेना है। दूसरा है कि आमाशय से कौन सा अम्ल निकलता है, तो आमाशय से HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो निकलता है। आमाशय का जो अम्ल है उसके 2 कार्य लिखने हैं। तो एक तो अम्ल से कई सूक्ष्म जीव मर जाते हैं, दूसरा ये भोजन के कणों को पाचन करने में भी सहायक होता है। फिर इसमें पूछा गया है कि आमाशय में श्लेष्मा का स्राव नहीं होने की स्थिति में क्या होगा। सामान्य परिस्थितियों में श्लेष्मा आमाशय आंतरिक अस्तर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा करता है, इसलिए यदि आमाशय में श्लेष्मा का प्रस्ताव नहीं होगा तो आमाशय का आंतरिक स्तर अम्ल का द्वारा जो क्षतिग्रस्त हो जाएगा। फिर आपकी क्वेश्चन नंबर 22 है, जिसमें आपको अथवा वाले क्वेश्चन है।
विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, और इसके अथवा में आपको दे रखा है कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और दे रखा है आपको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल है। किसी विद्युत बल्ब में तंतु में 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित की जाती है, तो विद्युत परिपथ में उत्पन्न आवेश का परिमाण ज्ञात करना है। तो प्रतिरोध से पहले विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, तो किसी विद्युत धारा में सतत और बंद पथ को विद्युत परिपथ कहा जाता है। फिर आपको दूसरे क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो विद्युत धारा का मान जो दे रखा 0.5 एम्पीयर है, कितने समय तक, 10 मिनट तक। तो मिनट को हम सेकंड में बदलेंगे, तो 10 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 60 से गुणा करेंगे तो 600 सेकंड हो जाएंगे। इसमें विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात करना है। तो आवेश का मान ज्ञात करने के लिए धारा को हम समय से गुणा कर देते हैं, तो I इंटू टी हो जाएगा, Q बराबर I इंटू टी होगा। तो I यानी कि इसमें धारा देखनी तो 0.5 एम्पियर है और टाइम कितना है, 600 सेकंड है। तो 0.5 को 600 से गुणा करेंगे तो इसका पॉइंट हट जाएगा यहाँ से, बटे में आएंगे 10, 0 से 0 कटेगा, 5 को 60 से गुणा करेंगे तो 300 गुलाम उत्तर आ जाएगा। तो इसका उत्तर जो आएगा आपका 300 गुलाम आएगा। आवेश का मात्रा क्या होता है, गुलाम होता है। दूसरा प्रश्न ये है कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो प्रतिरोध किसी चालक का ऐसा गुण होता है जिसके कारण वह अपने प्रवाहित होने वाले आवेशों के प्रवाह का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। यह प्रतिरोध किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, तो एक तो चालक की जो लंबाई होती है उस पर निर्भर करता है, दूसरा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। प्रतिरोध के जो पदार्थ होता है उसकी प्रकृति में निर्भर करता है, साथ ही उसके तापमान पर भी निर्भर करता है। तो ये पूरा जो पेपर है वो आपको यहाँ पे सॉल्व करवा दिया गया है। अगले वीडियो में आपको जो आपकी संजीव डेस्क वर्क है उसका मॉडल पेपर नंबर 2 सॉल्व करवा दिया जाएगा। साथ ही इसके जितने भी पेपर हैं वो सारे पेपर आपको यहाँ पे सॉल्व करवाए जाएंगे। सभी विषय के आपको संजीव डेस्क वर्क एक्सीलेंट इनकी जो वर्क बुक है इनका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे करवाया जाएगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके सारे पेपर यहाँ पे देख सकते हैं। PDF आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी। दूसरा पेपर आपके सामने है, इसकी पूरा जो सॉल्यूशन आपको इसमें करवा दिया जाएगा। इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बोर्ड परीक्षा के लिए आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपना जो एंड्रॉयड ऐप है उसको भी डाउनलोड कर लेना। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।